तो पहला नंबर प्रश्न है अपना कि 16 एंटी टैंक मिसाइलें छोड़ने वाले अपाचे हेलीकॉप्टर भारत को किस देश से प्राप्त हुआ है। तो अपाचे हेलीकॉप्टर जो है ये भारत को अमेरिका से मिला है। ये क्या कर सकता है, ये 16 एंटी टैंक मिसाइल को मतलब छोड़ सकता है। ठीक है, जिसे आप लोग याद रखेंगे 16 एंटी टैंक मिसाइल को छोड़ने वाला अपाचे हेलीकॉप्टर जो है भारत को मिला है, कहाँ से, अमेरिका से मिला है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर, वह कौन सा स्थान है जहाँ पर अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी और इसको वहीं पर क्या किया गया था, दफनाया गया था। तो ये याद रखें आप लोग, ये म्यांमार का पहले का था, ये राजधानी रंगून था। आपको पता हो कि म्यांमार का पहले नाम था बर्मा और बर्मा का जो राजधानी था वो रंगून था। अभी क्या हो गया है इसका, म्यांमार का नाम, बर्मा का नाम अभी म्यांमार हो गया है और अभी राजधानी जो है वो हो गया है ने-पैताब। और मुद्रा पूछेगा तो मुद्रा आप लोग को बताना, म्यांमार का मुद्रा हो गया है क्यात और राजधानी क्या बोले अभी, ने-पैताब हो गया म्यांमार की राजधानी। याद रखेंगे आप लोग। बाकी बात, पहले का नाम जो था म्यांमार का वो बर्मा था और बर्मा जो उस टाइम इसका राजधानी जो था वो रंगून था। इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर हो गया कि ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी। तो टीपू सुल्तान, आप लोगों को पता होगा टीपू सुल्तान ने ही ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए किसकी मदद किया था, मांगा था, फ्रांसीसियों की मदद मांगा था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर हो जाएगा कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी। तो भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर कि तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है। तो तहसील स्तर पर जो सरकारी निकाय होते हैं उसे हम लोग पंचायत समिति कहते हैं। क्या कहते हैं, पंचायत समिति। तो 5 का ये राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह है। तो ये लोथल है, हड़प्पा सभ्यता का एक बंदरगाह लोथल। याद रखें आप लोग, लोथल एक बंदरगाह था हड़प्पा सभ्यता में। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि तृतीय बौद्ध सभा किन स्थान पर बुलाई गई थी। तो आप लोगों को पता, तृतीय बौद्ध सभा जो है वो पाटलिपुत्र में हुआ था। आप लोगों को बता दूं कि पहला बौद्ध सभा जो है वो राजगिरी में हुआ था, दूसरा वैशाली में, तीसरा हो गया पाटलिपुत्र में और चौथा जो है वो कहाँ हुआ था, कश्मीर में हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग याद रखेंगे। पहला कहाँ हो गया, राजगिरी में, दूसरा वैशाली, तीसरा हो गया पाटलिपुत्र और चौथा कश्मीर में। ठीक है, और फिर पूछा जाता है कि मतलब किसके समय में हुआ था। तो पहला जो हुआ था राजगिरी में वो हुआ था किसके समय में, याद है आप लोग को, नहीं तो कमेंट में कीजिएगा। उसके बाद दूसरा जो हुआ था वो हो गया कालाशोक, तीसरा हो गया अशोक और चौथा हो गया कनिष्क। तो इस सब के मतलब क्या कहते हैं कार्यकाल में हुआ था ये सब बौद्ध संगति। याद रखेंगे आप लोग क्या क्या बताए। तो पहला बौद्ध संगति कहाँ हुआ था, राजगिरी में, दूसरा हो गया वैशाली में, तीसरा हो गया पाटलिपुत्र में और चौथा कहाँ हो गया, कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है, इसे आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद बताए किसके समय में। तो पहला जो हुआ था राजगिरी में बौद्ध संगति, उसका उस समय कार्य किसका कार्यकाल था, वो अजातशत्रु का कार्यकाल था। याद रखें आप लोग, अजातशत्रु। दूसरा बौद्ध संगति हुआ था वैशाली में, वो किसके समय में, तो कालाशोक के समय में। तीसरा हुआ पाटलिपुत्र में अशोक के समय में और चौथा हो गया कुंडलवन कश्मीर में, किसके समय में, ये हो जाएगा कनिष्क के समय में। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। तो मगध की प्रारंभिक राजधानी यही थी राजगिरी, जहाँ पर क्या हुआ था, पहला बौद्ध संगति हुआ था, दूसरा यहाँ पर हुआ था, तीसरा पाटलिपुत्र में। गुप्त सम्राट ने हुनों को पराजित किया था। किस गुप्त सम्राट ने हुनों को पराजित किया था। तो ये किया था स्कंदगुप्त ने। याद रखें आप लोग, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर स्कंदगुप्त, इसी ने हुनों को पराजित किया था। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। गुलाम वंश का जो संस्थापक था वही प्रथम शासक हो जाएगा, तो हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। यही जो है गुलाम वंश का मतलब स्थापना किया था इसी ने। और ये किसका गुलाम था, तो ये था मोहम्मद गौरी का गुलाम था। याद रखें आप लोग, मोहम्मद गौरी का गुलाम। फिर इल्तुतमिश इसके बाद बन गया राजा और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था, गुलाम था। तो इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इसे आप लोग याद रखेंगे कि गुलाम का गुलाम कौन है, इल्तुतमिश को कहा जाता है। मतलब ये कुतुबुद्दीन तो खुद एक गुलाम था, इसका गुलाम बन गया इल्तुतमिश, तो इसीलिए इसको गुलाम का गुलाम बोलते हैं इल्तुतमिश को। उसके बाद एकमात्र ये रजिया सुल्तान बनी थी, एकमात्र शासक जो कि गुलाम वंश की थी और बलबन भी उसी वंश से था। इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर कि बलबन ने ही नवरोज फेस्टिवल, जो आप लोग पता है नवरोज फेस्टिवल, ये बलबन ने ही शुरू किया था, इसे भी याद रखेंगे। और दल चालीसा का समाप्ति बलबन के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आएगा, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 ईस्वी में पारित क्या प्रस्ताव का उद्देश्य था। क्या था इसका उद्देश्य, इसका उद्देश्य था स्वशासन मतलब सेल्फ रूल सुनिश्चित करना। स्वशासन को सुनिश्चित करना ही स्वराज
मतलब कांग्रेस ने स्वराज पार्टी का जो स्थापना किया था ये 1905 में। इसका मूल जो उद्देश्य था वो था स्वशासन सुनिश्चित करना। मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड की रिपोर्ट क्या थी? तो ये भारतीय सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। यही जो है मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड जो रिपोर्ट है ये भारतीय सरकार अधिनियम 1919 का क्या बनी? आधार बनी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पा कर रहूँगा, ये जो कहा था ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? उसमें जलवायु में भिन्नता का कारण है उनकी ऊंचाई में भिन्नता। क्या? उसकी ऊंचाई में भिन्नता का कारण ही उसमें जलवायु में परिवर्तन होती है। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता शामिल होते हैं। तो क्या शामिल होते हैं? तो इसमें जो है विशुद्धता शामिल होता है वो है कोयला हो जाएगा, गैस, तेल और जलावन की लकड़ी, ये सब जो उसमें शामिल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो निहारिका जो ये सौरमंडल का भाग नहीं है। उसके बाद क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु और ग्रह, ये सब सौरमंडल का भाग है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो इसे जोड़ती है बाब उल मंदेब। याद रखेंगे आप लोग, हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ने वाले संधि को हम लोग कहते हैं बाब उल मंदेब, बाब अल मंदेब कहते हैं। बाकी बाद हार्मुज जल संधि जो है वो ओमान के खाड़ी और फारस के खाड़ी को जोड़ती है। याद रखेंगे आप लोग, ओमान के खाड़ी और फारस के खाड़ी, हार्मुज जल संधि को हो गया, वह हिंद महासागर को लाल महासागर से जोड़ते वो बाब अल मंदेब हो गया। ठीक है, याद रखें आप लोग, बाब अल मंदेब। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है? तो अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक यहाँ पर है उत्तर प्रदेश में, सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी इसी राज्य में। उसके बाद दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र आ जाएगा, तीसरे नंबर पर अपना बिहार आ जाता है। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ थी, आप लोगों को पता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 ईस्वी में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है, इसे आप लोग याद रखेंगे। इसी तिथि को 26 जनवरी को 1930 ईस्वी में कांग्रेस ने जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए क्या है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाने को मतलब डेट घोषित किया गया। इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर अपना आ जाता है 21 नंबर, और इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो संवैधानिक निराकरण का अधिकार, ये जो है गैर नागरिकों को जो है वो उपलब्ध है। क्या? संवैधानिक निराकरण का अधिकार। गैर नागरिक कहने का मतलब क्या हुआ कि ये मतलब जो विदेशी लोग हैं उसके लिए भी ये सब उपलब्ध है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये उसके लिए उपलब्ध नहीं है। देश के किसी भाग में घूमने एवं बसने की स्वतंत्रता ये भी विदेशी के मतलब भाग में नहीं है, विदेशी के अधिकार में नहीं है। संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता भी विदेशी के मतलब ये क्या कहते हैं अधिकार में नहीं है। बाकी बात ये जो है संवैधानिक निराकरण का आधार ये विदेशियों के भी उपलब्ध है और अपने नागरिकों के भी उपलब्ध है, बाकी बात सभी नागरिकों को। नेक्स्ट प्रश्न अपना आ जाता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, ये सही नहीं है। याद रखें आप लोग, धन विधेयक की शुरुआत जो राज्यसभा में होती है सही नहीं है। मुख्य बात सभी सही है, जैसे कि धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा का शक्तिहीन होना, यह सही है। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर विधेयकों को पारित करना होता है, ये भी सही है। राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा में लौटा सकती है, ये भी सही है। बट ये जो है धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की थी? तो अशोक मेहता हो गया द्विस्तरीय सरकार, और फिर त्रिस्तरीय पूछा जाता है तो जगह बलवंत राय मेहता समिति। तो इसे ट्रिक्स याद रखेंगे। इसमें देखो अशोक मेहता में मात्र 2 ही नाम है, अशोक मेहता मतलब 2 वर्ड है, तो इसलिए हम लोग कहेंगे द्विस्तरीय है। बलवंत राय मेहता, इसमें 3 वर्ड है, बलवंत राय मेहता, इसलिए हम इसको बोलेंगे त्रिस्तरीय। इसे आप लोग इस ट्रिक से याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था? तो गंगा का दक्षिणी क्षेत्र जो था वो प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। वृत्त जो ग्लोब पर दिन को रात से विभाजित करता है क्या कहलाता है? उसे हम लोग प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। याद रखें हम लोग, प्रदीप्ति वृत्त किसको बोलेंगे? वह वृत्त जो ग्लोब को दिन और रात से विभाजित करता है उसे हम लोग प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर एक लक्षद्वीप समूह डैश में स्थित है?
तो लक्षद्वीप समूह जो है वो अरब सागर में स्थित है, आप लोग को पता है। तो हिंद महासागर भी नहीं, बंगाल की खाड़ी भी नहीं, दक्षिण चीन सागर भी नहीं, अरब सागर में होता है। तो इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर कि जो शैल समूह भूजल को संचित नहीं करता है उसे कहते हैं, तो उसे हम लोग झरना कहते हैं। याद रखें आप लोग, झरना। विश्व के 90% से अधिक जीव समूह इनमें इसमें हैं। कहाँ है? तो ये है समुद्र में। याद रखें आप लोग, विश्व को जितना भी जीव जंतु पाए जाते हैं उसमें 90% से अधिक जीव समूह जो वो समुद्र में ही वास करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा लगभग इसके बराबर होती है, तो ये 180 डिग्री यमांतर रेखा के बराबर होती है। संसार में किस महाद्वीप में सबसे कम जनसंख्या है? तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे कम जनसंख्या, और सबसे छोटी महाद्वीप भी यही ऑस्ट्रेलिया ही है। सबसे बड़ा महाद्वीप हो गया एशिया। और सबसे ज़्यादा देश किस महादेश में है तो पूछा जाएगा, तो ये हो जाएगा अफ्रीका में। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी के परिभ्रमण से होने वाले हवा के झुकाव को कहते हैं, तो इसे हम लोग कोरियोलिस प्रभाव कहते हैं। पृथ्वी जो परिभ्रमण करता है उससे हवा के झुकाव होते हैं, तो इसे हम लोग कोरियोलिस प्रभाव कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस जागतिक तापमान की बढ़ोतरी में अपना योगदान नहीं दे रही है? तो ये हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन सी जनजातीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है? कौन सी जनजातीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है? तो अंतरण कृषि जो एक जनजातीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है। गांधी जी का राष्ट्रपिता नामकरण किसने किया था? ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा राष्ट्रपिता कहा गया था गांधी जी को। बाकी बात, जवाहरलाल नेहरू ने भी कुछ कहा था महात्मा गांधी को। यदि आप लोग को पता है तो जरूर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि पवनों का विक्षेपण बल अधिकतम होता है। पवनों का जो विक्षेपण बल होता है वो अधिकतम कहाँ होता है? ये ध्रुवों पर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ध्रुवों पर। पृथ्वी की परिधि की गणना करने के लिए प्रथम विख्यात विद्वान कौन था? तो पृथ्वी की जो परिधि गणना किया था उस प्रथम विद्वान कौन था जिसने कि पृथ्वी का परिधि ज्ञात किया था? तो ये हो जाएगा इरेटोस्थेनीज। कौन हो जाएगा? इरेटोस्थेनीज। याद रखें आप लोग, इरेटोस्थेनीज को। भारतीय स्टॉक का विनियमन और पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है सेबी के द्वारा। याद रखें आप लोग, सेबी के द्वारा ही इसका पर्यवेक्षण किया जाता है स्टॉक एक्सचेंज का। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि ब्याज दर निर्धारित की जाती है, तो ब्याज दर जो है वो निर्धारित की जाती है तरलता अधिमान द्वारा। किसके द्वारा? तरलता अधिमान द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना था? तो ये बिहार में बना था। सबसे पहले जमींदारी कानून उन्मूलन जो है वो बिहार में ही बना है। तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर होगा। पेरोक्साइड क्या है? पेरोक्साइड क्या है? तो एक चक्रवात है। क्या है? एक चक्रवात। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार में 1857 क्रांति का विद्रोह किसने किया था? डॉक्टर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। याद रखें आप लोग, ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर कुंवर सिंह और जगदीशपुर से था। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा और गांधी जी का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किसने किया था? तो ये किया गया था राजकुमार शुक्ल के द्वारा। इसे आप लोग याद रखेंगे, बार बार पूछा जाता है प्रश्न, राजकुमार शुक्ल। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी राजगिरी थी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जगह कि स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित यही थे, स्वामी सहजानंद स्वामी। याद रखेंगे आप लोग, स्वामी सहजानंद जो है वो बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित है। खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? तो लाइमस्टोन जो वो कैमूर में पाया जाता है ये सही है, बाकी बाद इनमें से कोई भी सही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न अपना आ जाता है यहाँ पर, उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो ऑयल रिफाइनरी बरौनी ये सही है, सीमेंट बंजारी सही है, फर्टिलाइजर भोराई सही है, रेल डिब्बा अभियांत्रिकी भागलपुर ये गलत है। रेल डिब्बा अभियांत्रिकी भागलपुर में ना होके कहाँ है? इसे आप लोग कमेंट में कर दीजिएगा। बिहार के किस मतलब ये जिला में ये रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी संस्थान है? इस संस्थान या फिर कह सकते हैं कि वो फैक्ट्री है जहाँ पर बनता है रेल डिब्बा। तो इसे आप लोग कमेंट में बता देना है कहाँ है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती थी? पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है। पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है। कहाँ? पश्चिमी चंपारण में। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा कि बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? तो दरभंगा मुंगेर बहती है, पूर्णिया भागलपुर बहती है, तिरहुत सारण बहती है, लेकिन कोसी मगध ये नहीं बहती है। इसे आप लोग याद रखेंगे। जनजाति और
जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो जनजाति और जिला में मिलान करना, संथाल बांका में पाया जाता है, तो ये सही है। मुंडा जमुई में, उराव सुपौल में, खरवार भागलपुर में, यही गलत है। अब इसमें क्या है, इसे आप लोग देख सकते हैं, हमें तो उतना ज्ञान नहीं कि खरवार भागलपुर में तो पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर दिया है सही नहीं है, तो और कुछ होने वाला है यहाँ पर, तो इसे आप लोग देख लीजिए एक बार। निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो है वो पश्चिमी चंपारण में स्थित है, और वो कौन है? वाल्मीकि उद्यान है। इसे आप लोग याद रखेंगे, वाल्मीकि उद्यान पश्चिमी चंपारण में है, एकमात्र है। किस जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबाया जाता है तो वह सामान में पानी को विस्थापित कर देता है, क्या मतलब वह सामान क्या पानी में विस्थापित कर देता है? तो ये आयतन विस्थापित कर देता है इसको। नेक्स्ट प्रश्न पर निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होता है? तो भाप से होता है। उबलता हुआ पानी से ज़्यादा जलन जो भाप से होता है, आप लोग ट्राई कर लेंगे, ऐसा अगर पता नहीं है तो देखिएगा, भाप से अधिक जलन होगा। आग की कंपेयर में भी भाप में ज़्यादा जलन होता है। किस विकिरण का वेग किस प्रकाश से कम होता है? तो अल्फा किरण का वेग जो है वो प्रकाश से मतलब कम होता है। एक व्यक्ति रत्नों के ढेर से वास्तविक और कृत्रिम रत्नों को अलग करना चाहता है, तो उसे किस विकिरण का उपयोग करना चाहिए? तो उसे एक्स किरण का प्रयोग करना चाहिए। किस किरण का? एक्स किरण का प्रयोग करके वो फाइंड कर सकते हैं। परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो डाल्टन के द्वारा किया गया था। किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही उसका गुण तय करता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर कि किसी तत्व के तुल्यांकीय भार तथा संयोजकता का गुणनफल उसके बराबर होता है, तो परमाणु भार के बराबर होता है। आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है? ये चुंबकीय क्वांटम के द्वारा नियंत्रित होता है। तो याद रखें आप लोग, आणविक कक्षा का अभिविन्यास जो है वो चुंबकीय क्वांटम संख्या से नियंत्रित होता है। किसी तत्व के परमाणु क्रमांक 17 और द्रव्यमान क्रमांक 36 है, तो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगा? जैसे आप लोग को पता है कि फार्मूला होता है ए इक्वल टू पी प्लस एन, मतलब प्रोटॉन की संख्या बराबर प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होता है द्रव्यमान संख्या। तो यहाँ पर आप लोग का द्रव्यमान दिया गया 36, और परमाणु संख्या जो होता है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या नहीं है तो क्या हुआ? परमाणु की संख्या 17 है, तो प्रोटॉन की संख्या भी 17 हो जाएगा, प्लस ये न्यूट्रॉन की संख्या निकालना था, एन बराबर हो जाएगा 36 माइनस 17, तो 36 में 17 घटाएंगे तो 19 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में द्रव्यमान की संख्या का योग होता है, तो द्रव्यमान संख्या जस्ट अभी बताया कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर। इनमें से अधिकतम द्रव्यमान किसका होगा? तो अधिकतम द्रव्यमान जो है वो न्यूट्रॉन का होता है, याद रखेंगे आप लोग, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान अधिकतम होता है, इलेक्ट्रॉन से कंपेयर में न्यूट्रॉन का द्रव्यमान अधिकतम होता है। यदि आप लोग मतलब जानना चाहें तो इसका देख सकते हैं आप लोग, अगर कुछ इसका देखें तो इलेक्ट्रॉन का वेट जो होता है, प्रोटॉन को जगह 1.67 2 इंटू 10⁻⁻28 के आसपास यही होता है। बाकी बाद अगर इसकी बात करें न्यूट्रॉन का, तो 1.674 गुना 10⁻28 के जी होता है। और बाकी बाद इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ पर हमको ये वैल्यू याद नहीं है, कुछ होता है, उसके बाद यहाँ पर जो पावर होता है उसमें -31 के जी होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये न्यूनतम है, उससे ज़्यादा ये है, उससे भी ज़्यादा ये है, तो न्यूट्रॉन का भार क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखें, न्यूट्रॉन का भार जो वो ज़्यादा होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर, किस प्रकार के कोयले में कार्बन की प्रतिशतता उच्चतम होती है? तो एंथ्रासाइड में मतलब कार्बन की प्रतिशतता क्या होता है? प्रतिशतता उच्चतम होती है एंथ्रासाइड में। हाँ, ये एंथ्रासाइड जो है हाई क्वालिटी का कोयले है, इस या में पूछा जाता है। परमाणु संयंत्रों में बंद किया जाना है, परमाणु संयंत्रों को बंद किया जाना है, इस क्रिया को बंद करने में उपयोग में लाई जाने वाली छड़ें बनी होती थी, ये कैडमियम की छड़ें बनी होती है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि नाभिकीय संयंत्र के ताप स्थानांतरक में कॉइल के आकार में एक पाइप अंदर पानी ले जाया जाता है, मतलब एक पाइप से अंदर पानी ले जाता है, क्योंकि ऊर्जा अवशोषण क्षेत्र को बढ़ाने के लिए। क्यों लाया जाता है? तो ऊर्जा को अवशोषण क्षेत्र से बढ़ाने के लिए ले जाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न अपना जाता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर क्या बनते हैं? तो न्यूक्लियॉन्स बनते हैं। न्यूक्लियॉन्स में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है बाहर में घूमते रहता है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में जो है वो ऑक्सीजन पाया जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या है। तो लवण का मुख्य उपयोग यही है कि वो भोजन को क्या करता है, स्वादिष्ट बनाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है, क्यों? क्योंकि उसमें अनिवार्य अमीनो एसिड में भरपूर होता है। ये याद रखें आप लोग, पशु प्रोटीन जो है वो अनिवार्य अमीनो एसिड में क्या होता है, भरपूर होता है। लाल चने में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो लाल चने में डायस्टेज एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम, डायस्टेज एंजाइम होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं, एक प्रोटीन होता है। तो ये 70 क्वेश्चन आज के लिए था, इंपॉर्टेंट था, टोटल क्वेश्चन VVI था। इसे आप लोग बार बार रिवाइज करते रहेंगे ताकि आप लोग को याद रहे। थैंक यू।